Hello, smart minds. Welcome to Microscope Mind, where we zoom into biology and blow your mind. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बेटा। फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो रेस्पिरेशन चैप्टर है बेटा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि फोटोसिंथेसिस था, रेस्पिरेशन भी है, लेकिन अगर रेस्पिरेशन को आपको पढ़ना है तो फोटोसिंथेसिस एक बार पढ़ लीजिए, तब आप जा करके रिलेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा, रेस्पिरेशन समझ बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा समझ में, बट रेस्पिरेशन को और डीपली समझने के लिए, उसको रिलेट करने के लिए फोटोसिंथेसिस का पढ़ना आपका बहुत जरूरी है। अब अगर बात करें बेटा हम रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद प्लांट फिजियोलॉजी के आप 70 to 80% क्वेश्चंस आराम से कर पा रहे होंगे। आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, या 24 का पेपर हो, 25 का पेपर हो, 23 का पेपर हो, प्लांट फिजियोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन, अगर मान लो 12 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे विद इन दीज टू चैप्टर्स। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ध्यान लगा के पढ़िएगा इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को करने के बाद एक चैप्टर आपका बचेगा, दैट विल बी प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। तो वो चैप्टर और कंप्लीट करना है, दैट इज लिटिल रटने वाला चैप्टर, लेकिन वो भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करने वाले हैं। तो पहले रेस्पिरेशन पे फोकस करते हैं, फिर हम मूव ऑन करेंगे टू द प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेशन। आज आपकी पहली क्लास है, आई होप आज आप मन लगा करके रेस्पिरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा, एक ब्रीफ अकाउंट दूंगा रेस्पिरेशन का, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा रेस्पिरेशन समझ में आएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सो उसमें अगर हम देखें बेटा, तो रेस्पिरेशन की एक डेफिनेशन हम लिखेंगे। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख के समझने की कोशिश करेंगे, जो टेक्निकल डेफिनेशन है। ओके, और हम एक कॉन्सेप्ट को मिसअंडरस्टूड करते हैं, दैट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर सेम। वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों सच में सेम है या इनमें कोई डिफरेंसेस हैं। ओके, सो फर्स्ट मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन कि रेस्पिरेशन क्या है बेटा। तो रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बेटा? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का क्या मतलब होता है बच्चा? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। ऑक्सीडेशन, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से आप वेल नोन होंगे, मुझे लगता है वेल अवेयर होंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, इनमें ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। नहीं पता है तो बेटा एक बार आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए उसको, फिर समझ में आएगा। सो रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस which is mainly concerned with the production of energy, which is mainly concerned with the production of energy। अब ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन कराना है, उसके लिए रेस्पिरेशन जरूरी है। ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। अब ये जो एनर्जी है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए अपने किसी ना किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए, या कहीं ना कहीं आप कहो तो कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होंगी, एनाबॉलिक रिएक्शन चल रही होंगी, ओवरऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होंगी। उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी को बनाने का प्रोसेस जो है वो क्या है बेटा? रेस्पिरेशन। तो बच्चे अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे एनर्जी बन रही है ना। एनर्जी का हमने एक फॉर्म पढ़ा है कि एनर्जी किस फॉर्म में पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो हमने पढ़ा है दैट इज एटीपी। क्या मतलब कि यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एटीपी फॉर्मेशन करने वाले हैं इन दिस प्रोसेस। ये पूरा कहानी है रेस्पिरेशन की कि हमें एटीपी की फॉर्मेशन करनी है। अब जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स के अंदर अलग है और एनिमल्स के अलग है, ऐसा नहीं है। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर दोनों ही चीजें यूजिंग ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ साथ रेस्पिरेशन होता है। और विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन वी कैन जनरेट एटीपी।
ठीक है, ऑक्सीजन का यूज कहाँ है वो भी हम देखेंगे। ओवरऑल अगर हमें रेस्पिरेशन समझना है तो आप एक सेल की बात कर लें। ये एक सेल है, पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन समझेंगे, उसके बाद मल्टी सेलुलर के अंदर। तो सेल के अंदर बेटा एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अलावा बच्चे क्या होगा, एक ऑर्गेनेल होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बेटा यहाँ पे ईआर भी होते हैं? क्या इसके पीछे गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? यस, ऑब्वियसली होते हैं। अब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, सेल्स ऑक्सीजन को उठाती हैं, सेल्स ऑक्सीजन को उठाती हैं मतलब ऑक्सीजन लेती हैं और रेस्पायर करके क्या रिड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रोड्यूस हुआ, फिर ये कहाँ जाएगा? टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। और ये जो ऑक्सीजन आया है कहां से आया है? फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हो या कुछ प्रोटीन्स या कुछ फैट मॉलिक्यूल्स, फैट्स को ये क्या करेगा, सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ेगा, सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बेटा? देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का, जो कि वेल नोन है, अभी हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा है, C6H12O6 इज द फॉर्मूला। अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो यहां क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और क्या मिल रहा है साथ साथ? एनर्जी, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो रेस्पिरेशन का मोटिव है। एनर्जी चाहिए था हमें, एनर्जी मिल रहा है। ये सारी प्रोसेसेस कहां हो रही हैं? इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में, एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या रेस्पिरेशन दो ऑर्गेनेल्स को, दो ऑर्गेनेल्स को इंक्लूड करता है? ये सही है? नहीं। Respiration mainly concerns with mitochondria, but it will need the help of cytoplasm also. ठीक है, अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं या अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं, ये ह्यूमन है। अब ह्यूमन क्या करता है? इसके पास नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स से ये गैस को एक्सचेंज कराता है, मतलब इट विल टेक ऑक्सीजन इनसाइड एंड इट विल थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कहां पे हो रहा है बेटा? फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। ओके, एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलेंगे बेटा, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, अब अगर ये नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है, तो ये ऑक्सीजन कहां जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है? तो हम बात करेंगे लंग्स। लंग्स जो हैं ये मेन ऑर्गन्स होते हैं जो कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, ये हमारी वेन्स हैं या कैपिलरीज, मोर एक्यूरेटली बोले तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? आरबीसी, जिसके ऊपर क्या है? ऑक्सीजन बाइंडेड है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडेड है ना। अब ये जो आरबीसीज हैं ये क्या करेंगे? लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के अंदर डालेंगे और ऑक्सीजन को कहां ले लेंगे? अपने अंदर, और बाइंड करा लेंगे। दिस रिएक्शन विल बी गोइंग टू टेक्स प्लेस। अब ये प्रोसेस आपने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, साथ साथ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ी होगी कि ये अगर लंग्स हैं, या लंग्स की बात नहीं करते हम तो हम बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं बेटा? एल्वियोलाई, द यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई है, ये हमारे क्या है? ब्लड स्ट्रीम है। और ये ब्लड स्ट्रीम फिर कहां जा रहा है? एट द सेलुलर लेवल। कहां पे? एट द सेलुलर लेवल, यहां पे सेल्स हैं या टिश्यूज लेवल। ओके, इसको हम दोनों मेथड से समझते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। अब ये जो ब्लड है,
ब्लड क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। ऑक्सीजन कहां से आएगा, एल्वियोलाई से आएगा। जो ब्लड टिश्यू से आ रहा है उसके पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा। दिस एक्सचेंज ऑफ गैस इन द बॉडी फ्लूइड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। और यही जो एक्सचेंज हो रहा है, जो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया ब्लड में, और ये ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच रहा है, टिश्यू के लेवल पे या सेलुलर लेवल पे, यहाँ पे एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। ये एक्सचेंज होगा जब, तो इसको हम बोलेंगे बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये 3 टाइप के रेस्पिरेशन आपको पढ़ने हैं। ओके। जो सरफेशियल लेवल पे होगा, जैसे प्लांट्स की बात करें तो स्टोमेटा से जो गैसेस एक्सचेंज होगा, दैट विल बी व्हाट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो सेल्स के पास होगा, जो सेल्स के पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, वहां पे जो मेन प्रोसेस चलेगी वो होगी सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो आपका बॉडी फ्लूइड्स के पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। 3 टाइप के रेस्पिरेशन। ओके। अब अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमने सांस ली अंदर और फिर सांस छोड़ी, तो ये जो सांस लिया तो हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, और सांस छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। ये प्रोसेस हम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होगी, जब कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टूटेगा। जब कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टूटेगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें अगर हम, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किस में आएगा बेटा, कन्वर्ट किस में होगा, सिंपलर फॉर्म्स में। किस में, सिंपलर फॉर्म्स में। सिंपलर फॉर्म्स में बनेगा तो फिर ये क्या होगा, रेस्पिरेशन। मेनली ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, C6H12O6 ग्लूकोज है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें क्या बननी चाहिए, एनर्जी। ठीक है। ओके। चलिए, अगर मैं बोलूं कि ये सारी प्रोसेस अभी तक हमने देखी है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, व्हाट इफ देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, तब क्या होगा, if oxygen is not present then there will be a type of respiration जिसको हम बोलेंगे anaerobic respiration। ठीक है। और अगर ऑक्सीजन, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो कौन सी प्रोसेस होगी बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या दोनों सेम है, नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि एनारोबिक के केस में, एनारोबिक के केस में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी फॉर्म्ड। क्या, लेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज नो कंप्लीट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन of complex organic molecules। जैसे कि अगर मैंने ग्लूकोज को तोड़ा, कैसे तोड़ा, एनारोबिकली तोड़ा, एनारोबिक कंडीशन में तोड़ा, एनारोबिकली तोड़ा, तो ये क्या बन सकता है, एथेनॉल बन सकता है। इसके अलावा भी कुछ बन सकता है, यस, इट कुड फॉर्म लैक्टिक एसिड। ठीक है। अब लैक्टिक एसिड और एथेनॉल क्या बोलेंगे हम, एथेनॉल इज 2 कार्बन कंपाउंड एंड ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड। तो क्या 6 कार्बन से 2 कार्बन बना, कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकले होंगे बच्चे, कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकले होंगे, 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकले होंगे।
अगर 2 मॉलिक्यूल बनाया तो कितने निकले होंगे? 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकले होंगे। समझा? और लैक्टिक एसिड कैसे? 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड है, इस केस में कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकले हैं बच्चे? इस केस में नो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व। क्या ऐसा हम बोलेंगे? ऐसा तब बोलेंगे व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो नहीं रहा, इस वजह से सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी बनेगी नहीं। सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी बनेगी नहीं, तो दिस इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन का केस देखें, हम एरोबिक रेस्पिरेशन का केस देखें तो ओवरऑल 38 एटीपी बनती है। ठीक है, चलिए अभी तक हमने इतना समझा। रेस्पिरेशन का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे ये प्रोसेस चल रही है। चलो शुरू करते हैं। एक सेल बनाता हूं मैं, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे हम। एक सेल बनाई मैंने, यहां पे मैंने एक न्यूक्लियस बना लिया और यहां पे एक मैंने माइटोकॉन्ड्रिया भी बना लिया। दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए एक ओवरव्यू लेते हैं, पूरा नहीं करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में। पहले ये ओवरव्यू देखिए। यहां पे सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज। ठीक है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। ओके, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बेटा पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड पायरुविक एसिड इज 2 into 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। मतलब एक ग्लूकोज से कितना होगा? 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं। ये जो 2 पायरुविक एसिड हैं कहां बन रहे हैं? इटसेल्फ इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस कहां होगी? साइटोप्लाज्म। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, ये पायरुविक एसिड देन मूव करता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। कम ऑन लेट्स सी द माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, जैसा कि आप लोग वाकिफ होंगे, सेल चैप्टर में बताया गया है। दिस इज इनर मेम्ब्रेन। दिस इज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसी को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। एंड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में देखा था कि स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द प्लास्टिड्स, वैसे ही मैट्रिक्स इज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, यहां पे क्या आया? साइटोप्लाज्म से उठा के लाया पायरुविक एसिड। यहां पे एक रिएक्शन चलेगी जिसमें 3 कार्बन ऑफ पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये 2 कार्बन का बनेगा। इस प्रोसेस में एक कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या साइटोप्लाज्म के अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ? नहीं हुआ। कहां हुआ? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ। किससे? ग्लूकोज से। ओके, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है विल एंटर इनटू अ साइकिल। क्या हमने एक और साइकिल पढ़ी है लास्ट चैप्टर में? यस, दैट वाज केल्विन साइकिल। इसकी बात करें तो दिस इज क्रेब्स साइकिल बेटा। 2 साइकिल पढ़नी है आपको, क्रेब्स साइकिल। चलिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए विल नाउ एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल और इसमें से 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते करते ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स हैं इनके अंदर फॉर्म होंगे कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि NADH प्लस H प्लस, इसके अलावा FADH प्लस H प्लस, और एक बहुत ही प्यारा मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज GTP, जिसको हम बोलेंगे इट इज सिमिलर टू ATP। ठीक है, ये प्रोड्यूस होते हैं। यही सारी चीजें यहां प्रोड्यूस होती हैं क्या? नहीं होती। यहां पे सिर्फ क्या बनता? NADH। कहां पे? जहां पे पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो रहा है एसिटाइल को एंजाइम है। अच्छा बेटा, इसका एक नाम भी है,
ये जो कन्वर्जन प्रोसेस हो रही है इसका एक नाम भी है जिसको हम बोलते हैं लिंक्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लिंक्ड रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? जो ग्लाइकोलिसिस को लिंक करती है क्रेब्स साइकिल से। याद रखेंगे, जो ग्लाइकोलिसिस को लिंक करती है क्रेब्स साइकिल से। अब यहां पे प्रेजेंट है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में NADH, FADH और कुछ ATP बन चुके हैं ऑलरेडी। चलिए हम देखेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की जस्ट बाहर की तरफ क्या है, तो वो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसपे कुछ कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं जिसके थ्रू हम ATP बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो सिस्टम है जिसपे हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे किस के थ्रू बेटा? तो जो NADH के पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यूज करके हम यहाँ पे और ATP बनाएंगे। हम यहाँ पे और ATP बनाते जाएंगे। ये पूरा सिस्टम कहलाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दिस कंप्लीट सिस्टम विल बी नोन एज ETS। जैसे ही हमने ETS पढ़ा, 95% ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। हमें थोड़ा बहुत एम्फिबोलिक पाथवे और उसके बाद रेस्पिरेशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि रेस्पिरेशन में हमें पढ़ना क्या है। तो आप लोग वेल प्रिपेयर्ड रहिए। रेस्पिरेशन की सबसे पहले टॉपिक जो कि मैंने क्या बताया आपको, दिस प्रोसेस ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू पायरुविक एसिड, ये नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनमें काफी स्टेप्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 स्टेप्स हैं, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को बनने को देखेंगे। एक न्यूमोनिक्स भी देखेंगे, कैसे उन 10 स्टेप्स को याद करना है। फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।